नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है और इसी के साथ ही उनके द्वारा किए गए 100 दिनों के कामों का जो खर्च है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के ममता बनर्जी धरना देने वाली है। ये धरना 2 दिनों का होने वाला है। वहीं देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक तैयारियों में जुटी हुई हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बना रही और एक अलग टीम गठित करने की कोशिश कर रही है, तो इससे वो चाहती है कि कांग्रेस से दूरी बना करके तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से तनातनी बनी हुई है। ममता ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। सरकार से नाराज ममता बनर्जी ने 2 दिन धरने पर बैठने का ऐलान भी किया है। ममता ने मोदी सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया है और बजट में भी पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ मैं 29 और 30 मार्च को अंबेडकर मूर्ति के सामने धरना दूंगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक मनरेगा प्रोजेक्ट और आवास सड़क विभाग की अन्य योजनाओं का पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला है। केंद्र ने राज्य की बकाया राशि भी नहीं दी है। यहां तक कि आम बजट में भी बंगाल के लिए कुछ नहीं था। आपको बता दें कि दमदम एयरपोर्ट पर ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने ये कहा है कि केंद्र के भेदभाव के विरोध में मैं 2 दिन के लिए धरना दूंगी। ममता ने कहा कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो देश को चला रहे हैं। गौतम अडानी और मेहुल चोकसी इनके परम मित्र हैं और बीजेपी सिर्फ इन लोगों के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि दरअसल ममता बनर्जी जो है वो ओडिशा के दौरे पर जा रही हैं। ऐसे में जहां ये दौरा उनका पर्सनल दौरा माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये दौरा राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने की बात आ रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि अगर ओडिशा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो इसमें भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो नवीन पटनायक के साथ भी मुलाकात कर सकती है। बता दें कि ममता बनर्जी 2024 के चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई थी। बता दें कि सचिवालय के एक अधिकारी ने यह बताया कि बंगाल की मुख्यमंत्री के इस महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने की संभावना है। हालांकि अभी तक केजरीवाल के साथ कोई बैठक निर्धारित तो नहीं की गई है। वहीं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद टीएमसी और सपा ने यह कहा था कि वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही समान दूरी बनाए रखेंगे और चुनाव के पहले क्षेत्रीय दलों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। और शायद ये कोशिश दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव में उतरे थे उत्तर प्रदेश में, तो ममता बनर्जी उनकी पार्टी के प्रचार के लिए गई थी और यही सिलसिला अखिलेश यादव की ओर से भी देखने को मिला। और जहां तक मुलाकात की बात रही तो लगातार ममता बनर्जी जो है वो छोटे छोटे पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, जहां वो एमके स्टालिन से लेकर के नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, तमाम राजनीतिक संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात कर रही हैं। तो इस बीच उन्होंने कांग्रेस से पूरी तरीके से दूरी बना रखी है। हालांकि वो दिल्ली में पहले आई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुलाकात की बात सामने आ रही थी कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं और जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच मनमुटाव बढ़ा हुआ है वो सुलझ सकता है, लेकिन ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में ममता बनर्जी के द्वारा भी लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमला किया जा रहा है। उन्होंने तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी ही सवाल उठा दिया था। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे 2024 में, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को टारगेट करना या फिर उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना नामुमकिन है।
आपको बता दें, जहां कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के चुनावों को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं इससे पहले भी ममता बनर्जी की तैयारी सभी ने देखी थी कि कैसे पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों को लेकर के उन्होंने तैयारी की थी और खासकर उन्होंने त्रिपुरा और मेघालय के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक के रख दी थी। लगातार वो त्रिपुरा और मेघालय का दौरा करती हुई भी नजर आई थी, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी पार्टी को वहां पर कुछ खास सीटें हाथ नहीं लगी थी। तो वहीं अगर हम बात नागालैंड की करें तो यहां पर तो टीएमसी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि क्या ओडिशा में होने वाले चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी जिस तरीके से रणनीतिक तैयारियां करने में जुटी हुई हैं, तो क्या इसका कुछ फायदा उन्हें होगा या नहीं होगा। वहीं देखने को मिल रहा है कि लगातार टीएमसी पार्टी के कई सारे जो दिग्गज नेता हैं उन पर भी लगातार स्कैम के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे दिग्गज नेता तो इस वक्त सलाखों के पीछे भी हैं। चाहे बात हम अनुव्रत मंडल की करें, पार्थ चैटर्जी की करें, और इसी के साथ ही ममता बनर्जी के कई सारे मंत्रियों पर अभी भी स्कैम को लेकर के संदिग्ध हैं और उन पर लगातार ईडी और सीबीआई जांच भी कर रही है। खुद अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर भी कोल स्कैम को लेकर के ईडी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ ही एसएससी स्कैम को लेकर के भी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जांच हुई थी, तो इस पर कई सारे टीएमसी के नेता नपते हुए नजर आए थे और उनको इस वक्त सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी की ओर से यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भेदभाव का रवैया अपना रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के भी है। हालांकि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ टीएमसी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर नहीं की जा रही है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कई सारे नेताओं पर ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच की गई है। इसी के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी कई सारी कार्रवाई की गई है। वहीं ईडी ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, जिसमें यह बताया था, विपक्षियों के मुंह पे ईडी ने अपना रिपोर्ट कार्ड मारा था और कहा था कि कैसे जब से ईडी का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक कितनी सारी जांच की गई है और कैसे अलग अलग सांसदों से लेकर के मंत्रियों तक पे ये कार्रवाई की गई है। जहां आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के हिस्से में आई है या फिर उनके खिलाफ की गई है, तो ईडी ने बकायदा संक्षेप में बताया है कि इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन भी शामिल हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।